हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। माय नेम इज सोनम चौहान। तो आज की हमारी क्लास का टॉपिक है वी उपनिवेशीकरण एवं विकासशील विश्व में राज्य की भूमिका एंड डीकोलोनाइजेशन एंड द रोल ऑफ द स्टेट इन द डेवलपिंग वर्ल्ड। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे जानेंगे उपनिवेशवाद के बारे में, नहीं कॉलोनियलिज्म के बारे में, कि एक्चुअल ये कैसी विचारधारा है, ये जो वर्ड है इसका मीनिंग्स क्या है। ठीक है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और अगर आप काफ़ी समय से हमसे जुड़े हुए हैं या आप अभी से आपने हमसे जुड़ना स्टार्ट किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो मैं आपको बता दूं कि हर लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम अवेलेबल करा देते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट करना और उसको ज्वाइन भी ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो अब क्या है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो उपनिवेशवाद, फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी उपनिवेशीकरण के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम उपनिवेशवाद की बात कर लेते हैं। तो उपनिवेशवाद एक कॉलोनियलिज्म जिसको हम बोलते हैं, ये जब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं तो उसको एक्सप्लेन तो आप जब किताबों में, बुक्स में, अलग अलग टेक्स्ट में पढ़ते हो तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में लिखा रहता है, समझ में नहीं आता है। लेकिन सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ तो उपनिवेशवाद का मतलब ही यही होता है कि जब एक पावरफुल स्टेट किसी भी कम्युनिटी पर या अदर किसी भी जो उनकी मतलब प्रॉपर्टी होती है उस पर डोमिनेट करता है। ठीक है, जैसे ब्रिटेन ने भारत पर डोमिनेट किया, तो ब्रिटेन एक कॉलोनियलिज्म कंट्री है। ठीक है, क्योंकि वो उपनिवेशक है। उसने अलग अलग स्टेट में, यानी कि ये समझो कि पूरे वर्ल्ड पे 80% कंट्री पर उसने डोमिनेट किया। ठीक है, तो उपनिवेशवाद की बहुत सी परिभाषाएं हैं, मूल्य हैं, भावनाएं हैं जिन पर वो आधारित हैं और जिनका हम यहाँ पर एक्सप्लेन भी करेंगे किस किस तरीके से वो चीज़ें हैं। और ये जो व्यवस्था है वो एशिया और अफ्रीका में विद्यमान है। यानी कि अगर हम इस व्यवस्था की बात करें, जो उपनिवेशवाद है, ये एशिया और अफ्रीका में इसको आपको देखने को मिलता है। और उसके आधार पर करोड़ों लोगों पर तब तक प्रभुत्व स्थापित किया गया जब तक उन्होंने औपनिवेशिक शक्तियों के लोगों के समान अपनी स्थिति नहीं बना ली। यानी या तो आप उनके लेवल पर हो जाओ या फिर हमेशा के लिए उनके अधीन रहो, है ना। ये तब तक स्थिति बनी रही। और यह नियंत्रण की जो व्यवस्था है, जिससे विकसित शक्ति, यानी कि जो डेवलप पावर होती है या जो डेवलप कंट्री होते हैं, वो पिछड़े लोगों पर लागू करते हैं। ठीक है, जो बैकवर्ड होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, वो इकोनॉमिक कंडीशन भी उनकी बहुत ज़्यादा डाउन होती है। तो इस व्यवस्था में इन शक्तियों का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है, वो अपने हितों को बढ़ावा देती है, वो अपने प्रॉफिट के लिए वहाँ पर उनको डोमिनेट करते हैं। तो उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग औपनिवेशिक राष्ट्र उपनिवेश के आर्थिक, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का प्रयोग अपने हितों के लिए करता है। ठीक है, यानी कि उसकी हर एक एक्टिविटी में, जितने भी औपनिवेशिक कंट्री हैं उनकी हर एक एक्टिविटी में सिर्फ उसका अपना एक सेल्फ बेनिफिट होता है। वो उस सोसाइटी के लिए जहाँ पर वो काम कर रहा है, अपना उद्योग से जुड़ा हुआ, इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ, उसे कोई मतलब नहीं है कि लोगों की हेल्प के लिए वो क्या कर सकते, नहीं, वो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए वो काम करता है। ठीक है, तो जितने भी आर्थिक, प्राकृतिक, यानी कि इकोनॉमिक सेक्टर, नेचुरल या फिर जो मानवीय संसाधनों से जुड़े हुए हैं, वो सिर्फ उनका जो भी प्रयोग करेगा वो सिर्फ अपने हितों के लिए करेगा। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में, यानी कि विशेषताओं के बारे में। विशेषताओं से आप बहुत ज़्यादा इसको क्लियर आउट कर सकते हो, है ना। विशेषताओं से थोड़ा बहुत जो भी डाउट होगा उपनिवेशवाद, इस आइडियोलॉजी को लेकर के, वो आपका क्लियर आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे उपनिवेशवाद की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि औपनिवेशिक शक्तियाँ जो होती हैं वो राजनीतिक व्यवस्था और अलोकतांत्रिक होती हैं। ठीक है, कि भाई जो ये कॉलोनियलिज्म जो पावर्स होती हैं, वो बेसिकली इनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो अनडेमोक्रेटिक होता है, क्योंकि यहाँ पर जनता का कोई भी इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलता है। जनता से कोई मतलब नहीं है, इनकी खुद की गवर्नमेंट है, डोमिनेट करने का इनका तरीका खुद है। तो यहाँ पर इसकी फर्स्ट फीचर, तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इस आइडियोलॉजी का, वो ये कि ये अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है। ठीक है, अब आपको कोई अपने अधीन कर रहा है और आप वहाँ पर उसमें, भाई वहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आपसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है, आपके पास कोई राइट्स ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो एक अलोकतांत्रिक ही व्यवस्था होती है। दूसरा है कानून और व्यवस्था, यानी कि लॉ एंड सिस्टम। तो शांति व्यवस्था को बनाए रखना औपनिवेशिक शासन का सबसे प्राइमरी टारगेट था, क्योंकि अगर देखिए पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं होता, वो अपने सही तरीके से अपने जो काम
करेंगे वो नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे ज़्यादा उनका फर्स्ट मैंडेटरी होता था कि शांति बनी रही, और वो शांति वो अपने तरीके से बनाते थे। तो औपनिवेशिक जो शासन होता था उसमें औपनिवेशिक शासन को वो अफ्रीकी लोगों की इच्छा के बिना उन पर थोपा गया, है ना। भाई हम जिस सिस्टम में रहते हैं, हमें जैसा सिस्टम चाहिए, अगर हमें ऐसा नहीं मिल पा रहा है तो बाकी के जो हमारे ऊपर जो लागू किया जा रहा है वो हमारे ऊपर थोपा ही जा रहा है, जब हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करें। लेकिन एक डर है कि एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो लोग प्रतिनिधित्व के बिना शासित होने से स्वाभाविक रूप से प्रसन्न नहीं थे, ठीक, क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं था। अब जो सिस्टम को चलाने वाले लीडर्स होते हैं, अगर वो जनता कोई पसंद नहीं होते तो फिर वो जो सिस्टम होता है वो उनके ऊपर सिर्फ थोपा जा सकता है, वो खुशी खुशी उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है तीसरा जो फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो है कि उपनिवेशवादी सरकारें निर्बल थी। कहने का मतलब ये था कि अधिकतर उपनिवेशवादी जो जितनी भी गवर्नमेंट थी, जो कॉलोनियलिज्म जितनी गवर्नमेंट थी, उनके पास धन का अभाव था, यानी कि पैसे की कमी थी। अब यूरोपीय जितनी भी कॉलोनियलिज्म पावर्स थी वो अपने उपनिवेशों को अफ्रीका के शासन पर सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करने देना चाहती थी। तो प्रत्येक औपनिवेशिक को जो शासन था वो अभियानों पर होने वाले जितने भी खर्च थे, यानी कि जो भी वहाँ पे कैंपेन चल रहे थे उनके खर्च के लिए अधिक धन वहाँ से मतलब इकट्ठा करने के लिए वो उत्तरदायी थे। मतलब कहने का मतलब ये, अगर सिंपल से सिंपल तरीके से इसको समझा जाए कि जो भी उपनिवेशवाद थे उनकी जो भी गवर्नमेंट थी वो सबसे ज़्यादा वीक थी, उनके पास पैसे की कमी थी, और कहीं ना कहीं वो अपने जो निर्बल थे, जो उनसे भी डाउन थे, वो उनके ऊपर डोमिनेट करती थी। फोर्थ पॉइंट है उपनिवेशिक सरकारें बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण करती थी। तो ये बहुत ही मेन टॉपिक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी उपनिवेशवाद था, अगर हम ब्रिटेन की भी बात करें तो ब्रिटेन ने भी एक जो उनकी मस्ट पॉलिसी थी वो क्या थी इंडिया में, कि भाई फूट डालो और राज करो। लोगों के अंदर यूनिटी होगी तो अवेयरनेस आएगी, और यूनिटी होगी तो आप उन पर डोमिनेट नहीं कर पाओगे, तो उनको तोड़ दो, चाहे वो कास्ट के आधार पर तोड़ो, चाहे वो रिलीजन्स के आधार पर तोड़ो। तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर चलती कि जितने भी औपनिवेशिक कंट्री हैं वो मोस्टली इस तरह की पॉलिसी को वो अडॉप्ट करते हैं और इस तरह की पॉलिसी के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं कि भाई फूट डाल दो या बंटवारा कर दो, और फिर उन पर राज करना, उन पर डोमिनेट करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक। तो यहाँ तक ये विशेषताएं हमने डिस्कस की। आई होप सो जो भी थोड़ा बहुत डाउट था वो क्लियर आउट हो चुका होगा। हाँ, थोड़ा बहुत अगर आप स्टार्टिंग में पढ़े तो कॉम्प्लिकेशंस तो देखो होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी लैंग्वेज होती है, लेकिन थोड़ा सा एक दो बार आप और रिपीट करके पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई भी क्वेश्चन है तो जो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे वी उपनिवेशीकरण के बारे में, डीकोलोनाइजेशन के बारे में, कि ये एक्चुअली क्या है। देखिए, वी उपनिवेशीकरण क्या होता है, किसी उपनिवेश को समाप्त होने के संबंध में ये एक शब्द है, यानी कि उससे पहले जो उपनिवेश की व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई, उसके रिप्लेसमेंट में डीकोलोनाइजेशन आ गया। तो ये उसके साथ में ये वर्ड को हम यूज़ करते हैं। जहाँ एक राष्ट्र का निर्माण होता है और जो स्वतंत्र यानी कि इंडिपेंडेंट और अपने खुद के सॉवरेन होता है, यानी कि संप्रभु राष्ट्र के रूप में इस्टेब्लिश होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, डीकोलोनाइजेशन वाले कंट्री बोला जाता है। एक पावर के अधीन जो कंट्री रह रहे होते हैं, जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो संप्रभु हो जाते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन अपने आप को क्रिएट कर पाते हैं, इस्टेब्लिश कर पाते हैं, अपने खुद की गवर्नमेंट, खुद का सिस्टम इस्टेब्लिश कर पाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो डीकोलोनाइजेशन वाले कंट्री होते हैं। जो औपनिवेशिक मुक्ति के बाद में जो नए राष्ट्र फिर बनते हैं, वो गुटीय राजनीति को छोड़ करके अपनी एक स्वतंत्र पहचान बनाते हैं, यानी कि अब वो गुटों में नहीं रहते हैं, ठीक है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी ऑर्गेनाइज में नहीं रहता, उनका अपना खुद का अपना एक अलग पहचान होती है, एक अलग सिस्टम होता है। और इसी कारण जो नवोदित राष्ट्र होते हैं, नवोदित राष्ट्र का मतलब होता है जो नए राष्ट्र जिनको नई इंडिपेंडेंसी मिली है, जो नए राष्ट्र इंडिपेंडेंट हुए हैं, वही थर्ड विश्व यानी कि थर्ड वर्ल्ड के नाम से भी उनको जाना जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो वी उपनिवेशीकरण है उनके क्या कारण है, यानी कि कॉजेज ऑफ डीकोलोनाइजेशन। ये कौन से रीज़न है जिनकी वजह से वी उपनिवेशीकरण का जो युग है वो आया। सबसे पहला पॉइंट क्या था कि साम्राज्यवाद का कमज़ोर होना। देखिए,
कुछ भी कोई भी सिस्टम अगर वहाँ पर चल रहा है, अगर वो कमज़ोर है तो डेफिनेटली उसको रिप्लेसमेंट मिलेगा ही मिलेगा, उसकी जगह पर कोई एक नई व्यवस्था आएगी। अब वो चाहे इन फ्यूचर वो ख़राब हो या वो एक अच्छी वेलफेयर स्टेट को क्रिएट करने वाली व्यवस्था हो, लेकिन अगर वो सिस्टम ख़राब है, वो सिस्टम कमज़ोर है, तो डेफिनेटली वो डिस्ट्रॉय होना ही होना है। और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो साम्राज्यवाद था उस समय पर, उसकी कमज़ोरी का एक मेन मतलब वो कमज़ोर था, तो उसका मेन रिजल्ट क्या निकला? व्युपनिवेशीकरण, यानी कि उसके अधीन जितने भी कंट्री थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया और वो एक नवोदित राष्ट्र यानी कि नए नेशन के रूप में सामने आए। इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि साम्राज्यवादी विरोधी आंदोलनों की एकजुटता। अब चाहे हम उस समय भारत की बात करें या और भी बहुत सारी कंट्री की बात करें, वहाँ पर जो भी इम्पेरियलिज्म जो सिस्टम था उसके विरोध में बहुत सारी कंट्री में एकजुटता आ गई थी, लोगों में अवेयरनेस आ गई थी। ये जो फूड डाल करके ब्रिटेन अपना बेनिफिट्स ले रहे थे, अपना डोमिनेट कर रहे थे, वो सब कुछ ख़त्म होता नज़र आ रहा था। यूनिटी कायम हो रही थी, यूनिटी इस्टेब्लिश हो रही थी, जिसकी वजह से साम्राज्यवादी जो उपनिवेशवाद है, ये जो डोमिनेंट वाला सिस्टम है, ये डिस्ट्रॉय होता चला गया। ठीक। इसके बाद थर्ड है संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका। अब संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएनओ साम्राज्यवाद को समाप्त करने में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में सामने आता है। यूएनओ की घोषणा पत्र और जो उनकी डिमांड्स थी वो अधिकारों की विश्वजनित, यानी कि जो भी उनके डिमांड्स थी, जो भी उनकी घोषणा थी, वो विश्वजनित के लिए थी, यानी कि लोगों जितने भी वर्ल्ड में मतलब संसार की जनता से रिलेटेड थी कि भाई जो भी डोमिनेंट है अब नहीं होगा और इनके राइट्स की बात की जाएगी, इनके जो ह्यूमन राइट्स है उनकी बातें की जाएंगी। ठीक है, एक अच्छा जीवन, जो एक वेलफेयर स्टेट है बेसिकली, उसके बारे में बात की जाएगी। तो यहाँ पे यूएनओ की भी एक अपना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो प्रभाव था, जो इफेक्ट था, वो ये देखने को मिला कि अब जो साम्राज्यवादी स्थिति थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होती जा रही थी और उनके जगह पर जो डोमिनेंट में जो उनके जो किसी न किसी के अधीन आ रहे थे कंट्री, वो इंडिपेंडेंट हो गए, उनका अपना खुद का सिस्टम उन्होंने अपना क्रिएट किया। ठीक है, एक नए राष्ट्र के रूप में उभरे। तो ये सारी चीज़ें थी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में भी साम्राज्यवाद बहुत कमज़ोर पड़ गया। और इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे नव उपनिवेशवाद, यानी कि जिसको हम डॉलर कॉलोनियलिज्म के नाम से भी जाने जाते हैं, कि डॉलर उपनिवेशवाद के भी नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊँ। देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो बहुत सारी ऐसी कंट्री इंडिपेंडेंट हुई। ठीक है, अब भारत जैसी कंट्री तो अपने आप को संभाल पाई कि अपना इकोनॉमिक कंडीशन भी मजबूत बना लिया, हर तरीके से हमें टाइम लगा, लेकिन हमने अपने आप को उस स्थिति से बाहर कर लिया। क्योंकि जब कोई भी देश आफ्टर वर्ल्ड वॉर के बाद में, है ना, जब कोई युद्ध होता है उसके बाद में जब वो इंडिपेंडेंट होता है, वो स्वतंत्र होता है, तो वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस करता है। चाहे इकोनॉमिक कंडीशन की बात करें, कभी फाइनेंशियल क्राइसिस की बात करें, भूखमरी की बात करें, बीमारियों की बात करें, है ना, सिस्टम को सही करने में बहुत मतलब मेहनत लगती है और किसी न किसी का सपोर्ट चाहिए ही होता है। तो भारत जैसी कंट्री तो एक लेवल पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे कंट्री जैसे अफ्रीका से रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे कंट्री थे, या और भी बहुत सारे कंट्री थे वर्ल्ड में जो इंडिपेंडेंट तो हो गए, लेकिन वो अपने आप को आर्थिक रूप से वो कमज़ोर थे, उनके पास पैसा नहीं था आगे बढ़ने के लिए। भाई, आप स्वतंत्र तो हो गए, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अच्छे पॉलिसी मेकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, आपको एक अच्छी इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आप कैसे अपने आप को डेवलप कर पाओगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि उस समय जो पावरफुल लीड कर रहे थे कंट्री, जिनके पास एक्चुअल में जो डेवलप कंट्री थे, अब वो क्या करते हैं, साम्राज्यवादी वैसे तो वो डोमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उनको ऐसे एज ए मतलब डॉलर के रूप में उनको हेल्प दे दी, पैसे के रूप में उनको हेल्प दे दी। अब वो इस तरीके के जाल बुनते हैं कि वो जो कमज़ोर जो देश होते हैं वो भाई पैसा लेते हैं डेवलपमेंट के लिए, अब वो उसके अधीन हो जाते हैं कि भाई इस कंट्री से मैंने पैसा लिया, और उस स्थिति तक वो आ नहीं पाते कि वो उसे वापस कर पाए। तो ये भी एक साम्राज्यवाद का जाल है कि डायरेक्टली तो हम उनको अपने अधीन नहीं करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो हमारे अधीन जरूर रहेंगे। ठीक है, चाहे वहाँ पर उन्हें फोर्स प्रोवाइड कराई जाए। अब एक डेवलप कंट्री अनडेवलप कंट्री को पैसा भी दे रहा है, वो फोर्स भी दे रहा है, वो सिक्योरिटी भी दे रहा है, तो इनडायरेक्टली तो वो उसके अधीन ही रहेगा ना। वो जो नियम कानून अगर वो कंट्री बनाएगा तो वो इंटरफेयर कर सकता है, वो उसे रोकेगा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प वो उसकी कर रहा है। तो इसी को नव उपनिवेशवाद बोलते हैं।
ठीक है, कि विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के आंतरिक मामलों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से इंटरफेयर किए जाने को ही नव उपनिवेशवाद यानी कि न्यू कॉलोनियलिज्म कहा जाता है। ठीक है, आई थिंक सो यहाँ तक ये पूरी जो मैंने कहानी बताई आपको ये सब कुछ समझ में आ गई होगी। और इसका एक अन्य नाम भी है जिसको हम डॉलर उपनिवेशवाद भी बोलते हैं या आर्थिक साम्राज्यवाद भी बोलते हैं, कि साम्राज्यवाद पहले जैसा तो नहीं होगा, लेकिन होगा किस तरीके से होगा, वो एक फाइनेंशियल तरीके से हम उसको कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर आउट हुई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो भाई आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, और लेक्चर पसंद आ रहा है तो उसको लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, अपना लिंक वगैरह शेयर कर दिया करो। ठीक है, आपका सपोर्ट ही हमें आगे लेकर के जाएगा, और आपका एक लाइक हमें सिर्फ मोटिवेट करता है। ये नहीं कि लाइक कराने से या फिर मेरे को मतलब व्यूज़ दिखाने के देखो कितने बच्चों ने लाइक कर दिया। लाइक करने का मतलब है एक लाइक हमें मोटिवेट करता है आगे कुछ नया और बेहतर करने के लिए। ठीक है, तो लाइक ज़रूर कर देना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जो नव उपनिवेशवाद है इसको जन्म देने वाले कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से ये जो सिस्टम हमने अभी डिस्कस किया है इसको डेवलपमेंट या इसको एक तरीके से राह मिली, इसका जन्म हुआ। पहला पॉइंट है कि उपनिवेशों में राजनीतिक चेतना का उदय होना है, कि जितने भी उपनिवेशी थे, जितने भी कॉलोनियलिज्म टाइप के जो कंट्री थे, जो डेवलप कंट्री थे, उनमें पॉलिटिकल जो अवेयरनेस थी वो जागी। ठीक है, कि किस तरीके से हम अनडेवलप कंट्री को अपने अधीन कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली तो इंडिपेंडेंट हो गए लेकिन इनडायरेक्टली उन पर हम डोमिनेट कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। दूसरा, यूरोपीय ताकतों का कमज़ोर होना। अब दूसरा पॉइंट आता है कि जितनी भी यूरोपीय पावर्स थी, इंक्लूड इसमें ब्रिटेन की बात करें, तो वो पूरी तरीके से कमज़ोर थी, जिसका रिजल्ट आता है नव उपनिवेशवाद को जन्म। इसके बाद थर्ड पॉइंट है नवोदित स्वतंत्र राष्ट्रों की आर्थिक मजबूरियाँ, यानी कि जितनी भी जो नए इंडिपेंडेंट स्टेट थे उनमें सबसे ज़्यादा उनको पैसे की प्रॉब्लम थी। अब वो जो नया स्टेट बनेगा वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उसे आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, नीड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे पैसों की आवश्यकता होती है, तो कहीं ना कहीं उनकी मजबूरियाँ थी जो उन्होंने नव उपनिवेशवाद को जन्म दिया कि किसी डेवलप कंट्री से वो हेल्प लेंगे, फिर कहीं ना कहीं वो उनके फिर अधीन ही हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है साम्राज्यवादी ताकतों की मजबूरियाँ। अब जितने भी इम्पेरियलिज्म जो पावर्स थी वो मजबूर हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने। इम्पेरियलिज्म की जो पावर्स थी, जो साम्राज्यवादी ताकतें थी, वो बहुत ज़्यादा आर्थिक हानि उनको पहुँचाए। क्योंकि देखिए, जब भी कोई युद्ध होता है तो उसके बाद सबसे ज़्यादा जो खर्च होता है वो पैसा ही होता है। पैसे से युद्ध होता है, पैसे से आप वेपन्स खरीदते हो, बाकी बहुत सारी ऐसे मटेरियल्स है जो मतलब परचेज़ की जाती हैं, या वो बाहर से मंगानी हो, चाहे वहीं से प्रोडक्शन तैयार करना हो, तो बहुत ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट की वजह से भी जो भी साम्राज्यवादी उस समय पर ताकतें थी वो ख़त्म हो चुकी थी। ठीक है, उनके पास पैसा ही नहीं था आगे बढ़ने के लिए। और फिफ्थ पॉइंट है विकसित राष्ट्रों की आर्थिक नीतियाँ, यानी कि जो डेवलप कंट्री थी उनकी ये सबसे तकड़े वाली फाइनेंशियल पॉलिसी थी जो उन्होंने अनडेवलप कंट्री के लिए तैयार की थी, जिसका नाम है नव उपनिवेशवाद। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें आई होप सो आपको क्लियर आउट हो चुकी होगी, और फिर भी कोई डाउट है तो भाई नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। ठीक, और अगर इसके साधन की बात करूँ तो उसका साधन ही क्या है, मनी, यानी कि पैसे के आधार पर, और बाकी जो भी सुविधाएं होती हैं, चाहे वो डिफेंस की, सिक्योरिटी की और आर्मी सुविधा, वो सब अनडेवलप कंट्री को देते थे उनके सिक्योरिटी के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो यही वो लोग साधन अपनाते थे जो नव उपनिवेशवादी थे। आई होप सो ये वीडियो लेक्चर आपको काफ़ी हद तक पसंद है तो भाई लाइक कर देना, एंड चैनल पे आया तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।